हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट समान ज्ञान। लुसेंट समान ज्ञान जो आपका थ्योरी बुक आता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं भारत के भूगोल को। भारत का भूगोल में भी आपका एक अलग वीडियो जो है, एक वीडियो इसके पहले करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। आज हमारा जो भारत का भूगोल का दूसरा क्लास है। ठीक है, चलिए दूसरे क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं आगे टॉपिक को। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए देखते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर जाने से पहले जो है, फर्स्ट वीडियो ना हम लोग जो वीडियो पे पढ़े थे उसमें आपका जो बुक में जो है कुछ प्रिंट गलत दे दिया था। ठीक है, उसको हम लोग सुधार लेंगे। जो नेपाल का जो आपका जो सटा हुआ जो राज है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, यहाँ पंजाब दे दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पंजाब नहीं होगा, आपका पश्चिम बंगाल होगा, लिखने में गलती कर दिया है। उसके बाद सिक्किम, उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, तो इसको वहाँ से आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या पढ़ना हम लोग, तो भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप जो है आपका, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.60% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। कितने भाग पर है उच्च पर्वत श्रेणियां? तब का 10.7% भाग का है कुल क्षेत्रफल का, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर है या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। तो पहाड़ियाँ कितना फैली हुई है? तो 18.6% पर है। ठीक है, और भूभाग पर फैली है 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। तो पहाड़ियाँ आपका 18.6% हो गया और भूभाग जो आपका मैदानी विस्तार जो है आपका 43% हो गया। इन सभी को याद रखिएगा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। तो प्रादेशिक विभाग में जो है आपका विभाजन में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय की अगर लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर है। वहीं कुमायूं हिमालय का 320 किलोमीटर और नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और असम हिमालय का कितना है? 720 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। पंजाब हिमालय जो है इसका विस्तार जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। तो आपसे पूछ लेगा कि पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य है, तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। वहीं कुमायूं हिमालय की बात करें तो यह सतलज एवं काली नदियों के मध्य होता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य, और असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य होता है। मिलान करने के लिए खासकर यह पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितना? 5 भागों में भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप में। पहला दिया है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा दिया है विशाल मैदान, उसके बाद तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टेथिस नामक उथला समुद्र था। कौन था? तिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। ठीक है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां जो है प्रायद्वीपीय पठार की ओर क्या है? उत्तल है, और तिब्बत की ओर जो है अवतल हो गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे भी हम 4 भागों में बांटते हैं। देख लीजिए 4 भाग कौन कौन सा आपका। तो पहला जो है आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। उसके बाद हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च, इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं। तीसरा आपका हिमालय श्रेणी या इसे लघु या मध्य हिमालय भी कहते हैं। और चौथा जो है आपका शिवालिक हिमालय। तो 4 श्रेणी में बांटा गया है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आपका क्या है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। पहला आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र में दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो पूछ देगा आपका काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जो होता है वो हिमालय के किस श्रेणी में आता है? तो ट्रांस हिमालय, माने उत्तर पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। वहीं बात करें तो केटू या गॉडविन जो आस्टीन है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है, यह काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है।
तो काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है कौन सा है? तो केटू या गार्डविन स्टीन्स, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह किस हिमालय में है? तो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट व नमचा बरवा आदि इसके प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण जो है शिखर है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होता है। आपका पूछ देगा कि बृहद हिमालय और इसके नीचे जो लघु हिमालय वो किसके द्वारा अलग होता है? तो मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, लघु हिमालय पढ़ते हैं। इसके बाद हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजार, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और ये सब कहाँ पे हैं घूमने वाली जगह? तो लघु मध्य हिमालय में है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां मिलती है, जहां अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि यह लघु हिमालय में ही है। जितने भी आपका दर्शनीय स्थल है घूमने वाला आपका लघु मध्य हिमालय में ही है। ठीक है, लघु हिमालय और इसके नीचे शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो पूछ देगा आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा बाउंड्री जो है अलग करता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है अलग करता है। लास्ट आपका चौथा जो है शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। सबसे बाहरी हिमालय आपका शिवालिक है और यह हिमालय का नवीनतम भाग है, यानी सबसे नया भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी है। पश्चिम इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तो शिवालिक के निचला भाग तराई कहलाता है। अगला दिया हुआ है कि अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू परिस्थित गुरु शिखर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। किसकी ऊंचाई? तो गुरु शिखर का। अरावली के पश्चिम से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है और अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। तो लूनी नदी जो है कहाँ गायब होती है? तो कच्छ के रण में जो है गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर है आपका। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। यह सबसे पुरानी चट्टान है। इन सभी क्वेश्चन को यहाँ से रेज होता है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे हम द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहते हैं। क्या है? इम्फेमेरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है और इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। नेक्स्ट लाइन की मध्य विंध्याचल का पठार झारखंड विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वतमाला अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जिसकी लंबाई 1036 मीटर है और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है और इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटनागपुर स्थित रांची का पठार जो है समप्राय मैदान का एक उदाहरण है। छोटनागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहता है? तो छोटनागपुर पठार को। ठीक है, जो कि रांची में है। खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। इसे किसे? छोटनागपुर पठार को। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है और ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है और इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो पूछ देगा आपकी सतपुरा जो पहाड़ी जो मध्य प्रदेश राज्य में है, सबसे ऊंची चोटी इसके कौन है? तो धूपगढ़ी, जो कि 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है और इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट या पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर
कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी मिलती है जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सहाद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को आप सहाद्री के नाम से भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सहाद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सहाद्री और दक्षिणी सहाद्री। उत्तरी सहाद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं बात करें दक्षिणी सहाद्री की तो आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। उत्तरी सहाद्री एवं दक्षिणी सहाद्री की जो सर्वोच्च शिखर है जो है कौन है, कालसूबाई आपका उत्तरी सहाद्री की सर्वोच्च शिखर है। वहीं दक्षिणी सहाद्री की जो सर्वोच्च शिखर है कुंद्रमुख है। महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर उत्तरी सहाद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। ठीक है, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है अर्थात सीट पॉइंट। नीडल होल पॉइंट महाबलेश्वर में ही है और महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री और कोयना निकलती है। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग थाल घाट दर्रे से गुजरता है। थाल घाट दर्रे से कौन सा रेल मार्ग गुजरता है तो मुंबई, नागपुर और कोलकाता। वहीं भोर घाट दर्रे से कौन सा सड़क और रेल मार्ग गुजरता है तो मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। वहीं पाल घाट कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर इंडोर रेल मार्ग व सड़क मार्ग पाल घाट दर्रे से गुजरता है। चलिए पश्चिमी घाट के दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर दिया हुआ है, उनकी स्थिति को देख लेते हैं। देखिए थाल घाट, इनकी ऊंचाई 580 मीटर है और यह नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। तो पूछा थाल घाट की स्थिति कैसी है तो नासिक और मुंबई के बीच यह संपर्क मार्ग है। भोर घाट यह मुंबई और पुणे के बीच को संपर्क मार्ग को जोड़ता है। पाल घाट यह कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच यह संपर्क मार्ग है और सेनकोटा यह तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। तो आपका जो दारा जो है यह आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है और यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है और इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, दक्कन के पठार को। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला लाइन क्या दिया हुआ है कि धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है और यह परिवर्तित चट्टानों से बना है और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है तो तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है और यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से पूछ देगा आपका दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है। ठीक है, तो आपका दोदा बेटा। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर आपका है उटकमंड जो है पहाड़ी है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है और इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। कितना, अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु और यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाएं में जाती है और दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है और यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट लाइन की आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, और भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक का गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा है देख लेते हैं। प्रायद्वीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और चेन्नई, तुतीकोरिन और एनौर जो है आपका तमिलनाडु में है।
विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी से पीछे सुरक्षित है और पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट, चिल्का और कोलेरू, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लैगून समुद्री क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है और इसी जलीय आकृति को हम क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। एक में आपका गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को आपका कोकण तट कहलाता है। तो कोकण तट जो है आपका गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र हो जाता है। और वहीं आपका कनेरा तट की बात करें तो यह गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र होगा। ठीक है, इसे आप लोग मैप में जरूर देखिए। तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मलाबार तट कहलाता है। ठीक है, इन तटों को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह भी है, जैसे कांडला आपका हो गया, मुंबई हो गया, मरमागोवा हो गया, मंगलुरु, कोची और नाहवा सुवा, जो कि महाराष्ट्र में है। यह पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है आपका। मलाबार तट पर अनेक पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में हम क्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्याल। और भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप है और ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे हम गंगा सागर के नाम से जाना जाता है और यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। प्रमुख जल अंतराल है, ठीक लिखते हैं, 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है अक्सर आपसे पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्ष्य और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। ठीक है, तीन दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद आगे बात करें ग्रैंड चैनल, जो कि आपका सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डुंकन पास या डंकन पास भी कह सकते हैं, यह दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट या कोको द्वीप, जो कि म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। वहीं मन्नार खाड़ी व दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य स्थित है। तो इन सभी चार्ट को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक, जो कि 730 मीटर है। माउंट हेरियट दक्षिण अंडमान में तथा माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। माउंट थुलियर आपका निकोबार द्वीप समूह में और माउंट हेरियट आपका दक्षिण अंडमान में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, या किस अंडमान? दक्षिणी अंडमान में आपका स्थित है पोर्ट ब्लेयर। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है, जो कि पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप हो गया और इसमें कुल 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36 द्वीप है और इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। ठीक है, और आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है
और भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो है द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम दो सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम क्या है, जो है दो सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम दो सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आज हम लोग का जो है दूसरा जो क्लास जो था, जिसमें हम लोग पढ़े हैं भारत का भौतिक स्वरूप, हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो हैं हमसे जुड़ पाए। और वीडियो को आप जहां भी आप जुड़े हुए हैं ग्रुप या सोशल मीडिया में, वहां आप इसे शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।